हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका साइंस एजुकेट मुकेश प्रजापति आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम अपने अध्याय के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे अध्याय का अगला टॉपिक जो है वह है हाइड्रोकार्बन एवं उसका वर्गीकरण। तो देखिए, हम इसके बारे में ही अध्ययन करेंगे आज कि हाइड्रोकार्बन व उसका वर्गीकरण। तो दोस्तों, पहले हम हाइड्रोकार्बन को जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन सामान्यतः इसकी जो परिभाषा होती है, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, चाहे वो 8th क्लास हो चाहे वो 9th क्लास हो, वहाँ पर मिलती है। और वो परिभाषा जो है वो है कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। अब मैं आपको थोड़ी सी चेंज करके परिभाषा बताता हूँ। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, केवल एक शब्द चेंज होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने। यहाँ तक सेम रहेगा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने सहसंयोजी यौगिक। कौन से यौगिक? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर देखिए इसके एग्जाम्पल, कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। अब आप एथीन भी कर सकते हो इसका एग्जाम्पल, जो क्या होगा C2H4। एथाइन कर सकते हो एग्जाम्पल C2H2। ये सभी इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति के अंदर कोई भी परमाणु जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसलिए वो परमाणु क्या करता है? अन्य परमाणुओं से संयोग करता है और अणुओं का निर्माण करता है। अब वो अन्य परमाणु से संयोग करके अणुओं का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि वो अपना स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है। क्या ग्रहण करना चाहता है? स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है। तो प्रकृति में कोई भी परमाणु जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा और वो रासायनिक संयोग करेगा अन्य परमाणु के साथ में, और संयोग कर वो क्या बनाएगा? अणु, और अपने स्थायित्व को वो प्राप्त करेगा। इसी प्रकार जो ये अपना कार्बन होता है, ये कार्बन भी क्या करेगा? अन्य परमाणु के साथ में क्या करेगा? संयोग करेगा और अणुओं का निर्माण करेगा। वो अन्य परमाणु जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ये आदि। या हम ये कहें कि बहुत सारे परमाणु हैं जिससे कार्बन क्या कर सकता है? संयोग कर सकता है। कार्बन कार्बन के साथ में भी क्या कर सकता है? संयोग कर सकता है। तो देखिए, ये तो हो गई कि कार्बन जो है वो भी अन्य परमाणु के साथ में संयोग कर सकता है और क्या बना सकता है? अणु बना सकता है। और वो अणु जो बनते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। समझ आया? अब हम एक बार वापस सुन लीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक या सहसंयोजी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल मेथेन है, एथेन है, एथीन है, एथाइन है, प्रोपाइन हो सकता है, ब्यूटाइन हो सकता है, ब्यूटीन हो सकता है, पेंटीन हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी परमाणु जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसलिए वो क्या करता है? अन्य परमाणु के साथ में संयोग करता है और किसका निर्माण करता है? अणुओं का निर्माण करता है। ठीक है। और अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। उसी प्रकार कार्बन भी क्या करता है? अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनसे क्या करेगा? संयोग करेगा और किसका निर्माण करेगा?
अणु का, किसका निर्माण करेगा, अणु का निर्माण करेगा और अपने स्थायित्व को ग्रहण कर लेगा। और वो अणु जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे, फिर कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं इनको। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम वर्गीकरण। अब हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन को वैसे हम मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला देखिए हाइड्रोकार्बन, आप साथ साथ में बनाते भी रहिएगा। दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो पहला है अपना विवर्त श्रृंखला युक्त, विवर्त श्रृंखला युक्त। ठीक है, और इसे जो है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी इसे क्या किया कहा जाता है। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एलिफेटिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, एलिफेटिक यौगिक। या हम इनको जो ये विवर्त श्रृंखला है उसको हम क्या कह सकते हैं, खुली चेन वाले। कौन सा है, खुली चेन वाले। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का दूसरा भाग, हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा भाग होगा वो होगा संवृत श्रृंखला युक्त, संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। अब इसे हमने क्या कहा था, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसे हमने कहा था एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, और ये कौन से यौगिक होंगे, वलय युक्त यौगिक। कौन से यौगिक होंगे, वलय युक्त यौगिक, वलय युक्त यौगिक। तो दोस्तों अब देखिए कि ये जो विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। उसका क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका अध्ययन कर लेते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी, दो भाग। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। शॉर्ट में लिख रहा हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि वे हाइड्रोकार्बन, या हम ये कहें कि कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी चेन या श्रृंखला। ठीक है, जिनके मध्य में कौन सा बंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो। यानी कि चेन इस प्रकार की चेन हो और उनके मध्य में बंध कौन सा हो, एकल बंध हो। अब ये चेन जो है साइड चेन भी हो सकती है इसके साथ में। एक तो ये चेन हो गई अपनी। ठीक है, अगर हम साइड चेन भी बनाएं जैसे ये लो, ठीक है, तो भी ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है। तो अब यहाँ पर इसकी एक विशेषता निकल कर आती है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध जो उपस्थित होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, एकल बंध। कौन सा बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, एकल है। यहाँ पर भी क्या है, एकल बंध है। इन दो मध्य भी कितना है, एकल बंध। अब ये श्रृंखला साइड चेन हो सकती है, आगे ऊपर नीचे इनके कार्बन लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध उपस्थित होगा वो कौन सा होगा, एकल बंध होगा। दूसरी बात कि जो अब इनको हम क्या कहेंगे कि एकल बंध जो होते हैं, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो वो श्रेणी कौन सी होगी, एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी, एल्केन श्रेणी, एल्केन। तो ये यौगिक कौन से होंगे, एल्केन के यौगिक होंगे। कौन से यौगिक होंगे,
एल्केन के यौगिक होंगे। और इनका जो फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला जो होगा, सामान्य सूत्र संरचना जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n प्लस 2। क्या होगा, CnH2n प्लस 2। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एक चीज बता दूं कि जो ये एल्केन है इनको क्या कहा जाता है, पैराफिन। एल्केन को क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है, पैराफिन, पैराफिन कहा जाता है एल्केन को। और इनका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है, CnH2n प्लस 2। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा होता है, एकल बंध होता है। और अभी अगर मैं इसके एग्जाम्पल बता दूं आपको, तो एग्जाम्पल जो होंगे आप ले सकते हो, जैसे हमने ऊपर लिया था, पहले बताया था मेथेन वगैरह, तो वो इसी का होता है एग्जाम्पल, जिनके अंत में क्या है, एन है, वो सभी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित है। तो देखिए दो प्रकार की वो श्रेणियां कौन सी है, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था इन श्रेणियों के बारे में। तो देखिए दो श्रेणियां वो कौन कौन सी। नंबर एक कि एल्कीन, कौन सी श्रेणी है, एक तो एल्कीन, और दूसरी कौन सी है, एल्काइन। कौन सी श्रेणी है, एल्काइन। तो अब देखिए एल्कीन श्रेणी जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है वो कौन सा होता है, द्विबंध होता है। कौन सा बंध होता है, द्विबंध होता है। और एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य जो बंध होता है वो कौन सा होता है, त्रिबंध उपस्थित होता है। अब देखिए कि ये जो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है और श्रेणी कौन सी है, एल्कीन, इसमें देखिए कि एल्काइन श्रेणी है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बंध कौन सा है, त्रिबंध उपस्थित है। तो अब हमने यहाँ पर इसको एल्केन को तो कहा था पैराफिन, तो अब इसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ओलिफिन। क्या कहेंगे, ओलिफिन, ओलिफिन। ठीक है, और एल्काइन को हम क्या कहेंगे, एसिटिलीन। क्या कहेंगे दोस्तों, एसिटिलीन, एसिटिलीन। साथ साथ में आप लिख भी सकते हो। फिर देखिए हमने क्या कहा कि ये इनके मध्य में ये द्विबंध आ रहा है, तो आप लगा सकते हो कि इसमें द्विबंध उपस्थित होता है, एल्काइन में त्रिबंध उपस्थित होता है। फिर हमें इसका जो जनरल फॉर्मूला लिखा था हमने एल्केन का, वो क्या लिखा था, CnH2n प्लस 2। तो अब हमें एल्केन का अगर लिखना है तो एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होगा, सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र बोल दो या फॉर्मूला बोल दो, वो क्या होगा, CnH2n। क्या होगा दोस्तों, CnH2n। और एल्काइन में क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, CnH2n माइनस 2। समझ आइए दोस्तों कि एल्केन में तो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 2। ठीक है, और एल्कीन में क्या हो जाएगा, ये CnH2n। और एल्काइन में क्या हो रहा है, CnH2n माइनस 2। और ये यहाँ पर जहाँ पर भी तीनों सूत्र सेम है, केवल प्लस 2 और माइनस 2 का फर्क आ रहा है। तो इसके अंदर पहले देखिए कि ये n क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन को दर्शाता है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। और अगला जो ये H2, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और उसके अंदर फिर 2 जोड़ना है एल्केन के अंदर। और इसके अंदर क्या है, जोड़ना कुछ भी नहीं है, केवल गुणा करना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गुणा करके 2 घटाना है। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये बता दिया। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए दोनों के। तो एल्कीन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने मेथेन लिखा, तो मेथेन तो बनेगी नहीं। क्यों, क्योंकि मेथेन का जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बताया था CH4। ठीक है, तो अब देखिए मेथेन क्यों नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखिए CnH2n है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है, फॉर्मूले से करते हैं इस पर, CnH2n। ठीक है, तो कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कर दिया 2 से गुणा। ठीक है, तो अब ये तो सूत्र तो यही हो गया है ना कि CH2, जबकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथीन नहीं बनेगा। तो मेथीन नहीं बनेगा तब कौन सा बनेगा, एथीन बनेगा। कौन सा बनेगा, एथीन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एथीन होगा। और वो देख लीजिए कैसे बनेगा। अब कार्बन की संख्या कितनी लेनी है, 2। कितनी ले लेते हैं, 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 कार्बन इंटू 2, तो कितने हो गए, C2H4, सॉरी 4C2H4। तो देखिए कैसे बनेगा, अगर आप इसकी संरचना बनाते हो तो कैसे बनेगी, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा दिया, 2 का हाइड्रोजन इधर लगेंगे और 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगे। तो देखिए प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाएगी, 1, 2 और ये 2
4, 2 3 और ये 1 4, यानी कि ये अपना जो सूत्र है वो सही है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, प्रोपीन बना सकते हो और ब्यूटीन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इसके अंदर, तो अब यहाँ पर एल्कीन में जब मेथिन नहीं बना तो एल्काइन में मेथाइन बनने का तो सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, एथाइन। क्या बनेगा, एथाइन। और एथाइन कैसे बनेगा कि ये अपना फॉर्मूला है एथाइन का, क्या है, -2। एथाइन का फॉर्मूला क्या है अपना, -2 है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या बनाना है, एथाइन बनाना है। तो एथाइन देखो कैसे बनेगा, एथाइन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो कर दिया गुणा। ठीक है, फिर क्या करना है, -2। तो देखिए 2 और 2 को गुणा करते हो तो कितने आते हैं, 4, और 4 में से 2 घटा देते हो तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 2। ठीक है, यानी कि कार्बन कितने हैं, 2, C≡C। अब कार्बन बचेगा कि हाइड्रोजन कितने अपने पास में, 2, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे और एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। तो देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 और ये 3 4, ये कार्बन की संयोजकता पूरी हुई, 3 और ये 1 4, इस कार्बन की संयोजकता पूरी हुई। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हो आप, ब्यूटाइन लिख सकते हो, एथाइन लिख सकते हो, पेंटाइन लिख सकते हो, हेक्साइन लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये तो अपना हो गया विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, जिनमें 2 पढ़े हमने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन को पढ़ा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने एल्कीन और एल्काइन को पढ़ा। ठीक है, आप लिख सकते हो साथ साथ में, और जो बच्चे लिख नहीं रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर हम आगे संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन यानी कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे, जो अपने हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रमुख भाग है। तो दोस्तों देखिए संवृत श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन, संवृत श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन। संवृत श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो देखिए संवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन जो मैंने बताया कि मैंने कहा कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन से होते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हमने इसे कौन से यौगिक नाम दिया था, वलय युक्त यौगिक। कौन सा नाम दिया था, वलय युक्त यौगिक। तो दोस्तों इसको देखो, इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है कि इसको भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब देखिए पहले कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं कि ये एक तो इनकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि जब इनको जलाया जाता है, जब इनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो ये बिना धुएं के साथ में जलते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता, इनकी विशेषता क्या है कि जब इनको जलाया जाता है तो ये बिना धुएं के साथ में जलते हैं, यानी कि जलाने पर बिना धुएं के साथ, बिना धुएं के साथ जलते हैं, बिना धुएं के साथ में जलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा अपना साइक्लोहेक्सेन। कौन सा होगा जी, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए नाम पे पता चल रहा है, साइक्लो यानी कि एक वलय का रचना बनेगी, एक रिंग वाली रचना बनेगी, हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन होंगे, एन आ रहा है अंत में यानी कि सिंगल बंध उपस्थित होगा कार्बन कार्बन के बीच। तो देखिए हमें 6 कार्बन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये
6। ठीक है, अब प्रत्येक पे हमें संयोजकताएं लगानी है या हाइड्रोजन के रूप में लगानी है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आप लगा दीजिए। अब देखिए कि कार्बन कितने हैं, 6, और प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 2 2। ठीक है, तो अब देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा साइक्लोहेक्सेन का, कि कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो C6। अब देखिए इन 6 कार्बनों पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12। और इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार। ये भी क्या है, अपना साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, या फिर देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मैंने ये क्लासिफिकेशन पढ़ाने से पहले मैंने कहा था कि ये वलययुक्त यौगिक होते हैं। वलययुक्त यौगिक का मतलब कि इनकी जो रचना होगी वो कुछ इस प्रकार ही होगी। जो ये मैंने रचना बनाई ऐसी होगी जैसे इस प्रकार बनाया हुआ है आपके, कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और ये 6। ठीक है, और वहाँ पर हमें हाइड्रोजन नहीं दर्शाना है यहाँ पर। ठीक है, और ये अपने क्या है, वलययुक्त यौगिक है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये दर्शा दिया कि ये साइक्लोहेक्सेन है, हाइड्रोजन संयोजकता के रूप में लगा दिए। तो अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए एरोमेटिक का मतलब क्या होगा कि ये वलययुक्त यौगिक में आएंगे तो यहाँ पर एकल बंध के साथ साथ में क्या उपस्थित होगा, द्विबंध भी उपस्थित होगा। ठीक है, और इनकी जो विशेषता थी ठीक इसके विपरीत उनकी विशेषता होगी। क्यों, क्योंकि ये विशेषता तो रखते हैं कि जलाने पर ये बिना धुएं के साथ में जलते हैं, जबकि इनको जब जलाया जाएगा तो क्या होंगे कि ये काले धुएं के साथ में जलेंगे। जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा बेंजीन। क्या होगा इसका एग्जाम्पल, बेंजीन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H6। क्या होता है, C6H6। तो देखिए इसकी संरचना कैसे बनेगी, कुछ इस प्रकार बनेगी। आप इसको इस प्रकार भी दर्शा सकते हो। ठीक है, और इसको इस प्रकार भी आप दर्शा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लगाना है, द्विबंध। एक कार्बन छोड़ना है, यहाँ पर भी क्या लगाना है, द्विबंध। इस कार्बन के मध्य एकल बंध रखना है और यहाँ पर क्या लगाना है, द्विबंध। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन के साथ में क्या लगाना है, एक एक हाइड्रोजन लगाना है, एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। ठीक है, तो ये अपनी क्या बन जाएगी, बेंजीन की संरचना बन जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर 2 बेंजीन हो, अगर एक बेंजीन के साथ में दूसरी बेंजीन जुड़ी हुई हो तो वो होती है नेफ्थलीन। क्या होती है, नेफ्थलीन, जिसे डामरगोली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वो किस प्रकार जुड़ी हुई होती है, जैसे मैंने कह दिया कि ये एक तो अपनी हो गई, ये एक बेंजीन तो ये हो गई, इसी से जुड़ी हुई है दूसरी बेंजीन। ठीक है, तो इसको इस प्रकार कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है 2 बेंजीन की संरचना, ये क्या है, अपनी नेफ्थलीन। क्या है, नेफ्थलीन, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, डामरगोली के नाम से जाना जाता है, डामरगोली। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। एक बार वापस सुन लो कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जब इनको जलाया जाता है तो ये जलाने पर बिना धुएं के साथ में जलते हैं, और इनका एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H12, और ये है इसकी संरचना। फिर देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो ये काले धुएं के साथ में जलते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। ये इसकी संरचना। और साथ ही साथ कि जब 2 बेंजीन आपस में जुड़ी हुई हो तो वो क्या कहलाती है, नेफ्थलीन कहलाती है, और जिसे डामरगोली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, और आज ये हमारा हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।